नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सिर्फ डॉक्टर बलवीर सिंह चौधरी। जैसा कि साथियों अपन ने पिछले वीडियो के माध्यम से एलएसए की जो नई वैकेंसी है उसको लेकर कई बातें की थी कि इसको लेकर क्या योग्यता रहेगी, किस तरह से इसका पेपर पैटर्न रहेगा, और लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि एलएसए की जो नई वैकेंसी आ रही है उसको लेकर किस तरह से क्या महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस आपके लिए नए बैच जो लेके आ रहा है 1 अगस्त से, उसको लेकर अपना क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरह की क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगी, उसको लेकर आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले बात करें साथियों, तो मैंने कहा था कि जैसा कि 1 अगस्त से हम जो बिल्कुल नए बैच हैं एलएसए के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, हमारे जो ये बैच है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में रहेंगे। अब इसको लेकर कई साथी बात कर रहे थे कि किस तरह से कि इसका क्लास शेड्यूल रहेगा, कितनी इसकी फीस रहेगी। तो साथियों इसको लेकर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं साथियों। तो साथियों जो एलएसए के ऑफलाइन बैच हैं उनकी फीस जो है वो फीस हमारी है साथियों 15,000 रुपये हमारी ऑफलाइन फीस है साथियों। इसको लेकर अपन महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज आपको एक ऑफर देने जा रहा है। जी हाँ साथियों, जो हमारे प्रथम 50 विद्यार्थी है, प्रथम 50 विद्यार्थी जो एडमिशन लेंगे उनको इस फीस में 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, तो यदि आप भी इस 20% डिस्काउंट को लेना चाहते हैं तो साथियों जल्दी से जल्दी आइए और ऑफलाइन जो हमारे बैच है उनको ज्वाइन कीजिए। जी हाँ साथियों, इसमें आपको 20% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। बाद में जो है ये 20% का डिस्काउंट आपको देखने को साथियों नहीं मिलेगा। अब साथियों बात आती है कि क्लास शेड्यूल क्या रहेगा। तो साथियों हमारा जो क्लास शेड्यूल है वो मॉर्निंग में जो पहला बैच है हमारा एलएसए का, वो हम मॉर्निंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं। लगभग 8 AM से हमारा ये बैच स्टार्ट रहेगा। इसके अंतर्गत आपको वेटनरी साइंस जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस 2 क्लास उसकी देखने को मिलेगी। साथ ही साथियों 2 क्लास आपको जीके की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, और जहां हमारा विजन है जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं कि उसका सिलेबस कब तक क्या कंप्लीट हो जाएगा, ये जो हमारा विजन है इसको लेकर साथियों हमारा ये विजन है कि हम ये जनवरी लास्ट तक जो है आपका ये बैच कंप्लीट करवा देंगे। जी हाँ साथियों, ये लगभग आपका 5-6 महीने का ये हमारा सिलेबस रहेगा। ठीक है साथियों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हमारा कोचिंग के माध्यम से, यदि वैकेंसी मान लीजिए जनवरी के जस्ट लास्ट बाद फरवरी में नहीं आती है या फिर वैकेंसी लंबी खिंच जाती है, तो साथियों आपको कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों जो हमारा ऑफलाइन बैच ले रहे हैं उनके साथ साथ हम अपन ऑनलाइन भी हम जुड़े आपको किसी भी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली रखेंगे। ठीक है साथियों, ये बैच जैसे ही अपन ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एलएसए का जनवरी के अंदर, उसके बाद में साथियों अपन इसके लिए टेस्ट सीरीज और रिवीजन क्लासेस भी साथ साथ लगाएंगे जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाए। तो साथियों ये जो अपन आप फीस जमा करवा रहे हो, इस छूट के साथ ये जो फीस जमा करवा रहे हो साथियों, इस फीस के अंदर आप अपना एक बार कंप्लीट सिलेबस कर लोगे। साथ ही साथियों आप इसके अंदर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक गारंटी हमारी रहेगी। जी हाँ साथियों, तब तक आप हमसे आप जुड़े रहोगे किसी भी तरह टेस्ट के माध्यम से या फिर रिवीजन के माध्यम से। तो साथियों ये आपको बिल्कुल चिंतित तो इस बात को लेकर नहीं होना है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, वैकेंसी यदि मान लीजिए 2-4 महीने आगे खिसक जाती है तो उतने दिन हम किस तरह से क्या तैयारी करेंगे। तो साथियों आप एक बार विश्वास कर लीजिए, जो विश्वास है उस पर खरा उतरने का काम हमारा है साथियों। ठीक है साथियों, तो 1 अगस्त से मैंने कहा कि जो अपन है नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, फीस किस तरह से क्या क्लास का शेड्यूल रहा ये मैंने आपको बताया। अब कई विद्यार्थी इसको लेकर चिंतित थे कि सर जो नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो साथियों वैकेंसी का आना तय हो गया है, क्योंकि कल मैंने एक लेटर पढ़ा, ये 25 तारीख आपका लेटर है। ठीक है साथियों, 25 तारीख आपको लेटर लिखा है। किसने लिखा है? पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ राजस्थान ने ये लेटर लिखा है। किसको लिखा है? ये लिखा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। ठीक है साथियों, किसके संदर्भ में लिखा है? ये संदर्भ में लिखा है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में उन्होंने लगभग 2500 पद खाली बताए एलएसए के। ठीक है साथियों, और क्या कहा है? और कहा है कि ये डीपीसी होने के बाद में लगभग 300 से 400 पद और खाली हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए लगभग 2800 से 3000 के लगभग आपके राजस्थान में एलएसए के पद खाली हो जाएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है साथियों, तो इन्होंने क्या कहा है, जो इनके प्रदेश सचिव है कमलजीत चौधरी, इन्होंने ये लेटर लिखा है। और क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो राजस्थान के अंदर खाली पद है एलएसए के लगभग 3000 के लगभग, उनको उन पे जल्द से जल्द भर्ती करवाई जाए। तो ठीक है साथियों, जो बेरोजगार एलएसए साथी है उनमें भी इसको लेकर जागरूकता आ चुकी है। भर्ती को लेकर वो मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। तो ठीक है साथियों, तो जो क्रांति होनी थी उसका आगाज हो चुका है। भर्ती का आना साथियों बहुत तय है। ये मान के चलिए जिस तरह का अपन अनुमान लगा रहे थे कि नवंबर और दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन आपको कंफर्म जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं
जो बेरोजगार पशु सहायक साथी है उसको लेकर, तो साथियों जरूर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, अब आज अपन महाराणा प्रताप को लेकर किस तरह से क्या विजन मैंने आपको बताया, किस तरह से क्या वैकेंसी को लेकर, अब साथियों अपन बात करेंगे कि यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि साथियों जैसा कि मैंने देखा है कि यूट्यूब के ऊपर एलएसए का जो वेटरनरी साइंस है, जीके को आपको काफ़ी मैटर आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाता है, लेकिन वेटरनरी साइंस के जो सब्जेक्ट है आपको उसको लेकर यूट्यूब पे बहुत कम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, या फिर सिर्फ ट्यूशन के नाम पे जिस तरह की कई सीरीज चलाई जा रही है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन साथियों वेटरनरी का जो सिलेबस है, वेटरनरी जो सब्जेक्ट है, उनके ऊपर टॉपिक है, उन टॉपिक वाइज कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है साथियों, तो महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज 3 वेटरनरी साइंस की टॉप फैकल्टी के साथ यूट्यूब के ऊपर ला रहा है, बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क नया बैच। 8 बजे से हमारी ये क्लासें रहेगी। ठीक है साथियों, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी टॉपिक का दूसरे दिन रिवीजन, और रिवीजन के साथ क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो यदि आपको भी तैयारी करनी है यूट्यूब के माध्यम से, यदि आप असमर्थ है फीस भरने में, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है कि आप ऑफलाइन सेंटर पे आके कर नहीं सकते, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं तो फिर यूट्यूब पे भी हम अपना नया बैच लाने जा रहे हैं जिसके अंदर कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको करवाया जाएगा। साथ ही जो नोट्स है उनकी पीडीएफ भी आपको भेज दी जाएगी, आप टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यूट्यूब, यदि आपको यूट्यूब के माध्यम से तैयारी करनी है तो आप महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन साथियों तक शेयर कीजिए जो एलएसए की तैयारी कर रहे हैं और जिनको इस कंटेंट की जरूरत है। ठीक है साथियों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वेटरनरी साइंस का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ साथियों। ठीक है साथियों, अपना जो टॉपिक है वो है पशुधन परिचय। टॉपिक का क्या नाम है? पशुधन परिचय। ठीक है साथियों, पशुधन परिचय। देखिए, पशुधन परिचय को समझने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि पशुधन से आपका क्या मतलब है। ठीक है साथियों, तो पशुधन का मतलब यह है कि आप जो लाइव स्टॉक, जो पशु आप आज अपने घरों में पाल रहे हो, जिस तरह से गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़, बकरी, कुत्ता, जिस तरह से, यानी पशुधन को पाल के आप किसी न किसी तरह से धन को अर्जित करना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है पशु और धन। यानी अपने इकोनॉमिक लाभ के लिए, यानी अपने धन लाभ के लिए पशुओं का पालना क्या कहलाता है? पशु पालन। और जिन चीजों को अपन पालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पशुधन। ठीक है साथियों, अब पशुधन के अंदर मेनली अपन क्या क्या देखते हैं, तो पशुधन के अंदर सबसे पहले अपन इनका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि किस तरह से मनुष्य ने पशुधन, जो पशुपालन है वो किस तरह से शुरुआत की। तो साथियों, मनुष्य ने सबसे पहले पशु पालन की जो शुरुआत है वो कुत्ते से की। तो सबसे पहले जो पशुधन की शुरुआत है वो सबसे पहले मनुष्य ने किसको पालतू बनाया? तो सबसे पहले कुत्ते को, सबसे पहले कुत्ता सबसे पहले पालतू, पहला पालतू जानवर है। किस पर्पज से उन्होंने बनाया? तो कुत्ता जो है वो शिकार के लिए, मनुष्य के लिए क्या करता था? शिकार का काम। इसी के साथ कई अन्य जानवरों से भी मनुष्य की सुरक्षा करता था। इसके हिसाब से सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को क्या बनाया? पालतू जानवर बनाया। ठीक है साथियों, अब धीरे धीरे जिस तरह से उन्होंने देखा कि यार जो बैल है उससे अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इससे अपन हल भी जोत सकते हैं, इस तरह से उन्होंने किसको बनाया? बैल को। इसी तरह उन्होंने देखा कि गाय दूध देती है, तो दूध के पर्पज से उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह इन्होंने देखा कि घोड़ा जो है वो तेज दौड़ सकता है। ठीक है साथियों, इससे अपन तेज दौड़ के जल्दी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इस तरह उन्होंने, मनुष्य ने किसको अडेप्ट कर लिया? घोड़े को। और इस तरह देखते ही देखते आज जो अपन ये पशुपालन अपने आसपास देख रहे हैं, इतना बड़ा पशुधन है या जो पशुपालन है वो इन्होंने, मनुष्य ने पालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है साथियों, अब बात आती है कि पशु के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक है साथियों, वैसे देखो पशु की जो डेफिनेशन है उसको अलग अलग हिसाब से अलग अलग देखा जाता है, लेकिन वेटरनरी के हिसाब से जो पशुधन आता है या जो पशु आते हैं उसके अंदर कौन कौन आती है? उसके अंदर आती है अपनी सबसे पहले गाय, जिसे क्या बोलते हैं? कैटल भी बोलते हैं। गाय आ गई। कौन आ गई? पशु। और कौन आ गई? भैंस। और कौन आ गई? भेड़। कौन आ गई? बकरी। इसके अंदर आ जाता है कुत्ता। और कौन आ जाता है पशुपालन के अंदर? और आ जाता है अपना घोड़ा। और कौन आ जाता है? आ जाता है ऊंट। ठीक है साथियों, तो ये सब चीजें जो है वो किसके अंदर आती है? पशुपालन के अंदर। यानी पशु के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है? आपकी गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, घोड़ा है। इसके साथ साथियों, मनुष्य जो है
एक अपनी पोल्ट्री फार्मिंग जो आज बड़े इंडस्ट्री पे की जा रही है, ठीक है साथियों। पोल्ट्री जो है आपकी एलएसए के हिसाब से यदि देखें, डिग्री के अंदर जो चीजें चलती है वो पोल्ट्री की अलग से एक बुक चलती है, पोल्ट्री को अलग से पढ़ते हैं। लेकिन आपकी एलएसए के अंदर जो है वो पोल्ट्री को भी पशुपालन के साथ इंक्लूड कर दिया गया है साथियों। तो एक तरह से जो मुर्गी पालन है अलग, वो अलग चीज है, लेकिन पोल्ट्री भी आपको किसके अंदर ही, आपको मैं इसी टॉपिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले देखिए अपन बात कर रहे हैं पशुधन परिचय की। तो पशुधन परिचय क्या, अपन मनुष्य द्वारा पशुओं को पालना किस पर्पज से, इकोनॉमिक पर्पज से, जिससे किसी भी तरह से मनुष्य को क्या उससे लाभ कमा सके, ठीक है साथियों। अब बात आती है कि पशुपालन किस तरह से मानव सभ्यता है उसके साथ स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मानव ने जो है कुत्ते को क्या बनाया, पालतू बनाया। फिर उन्होंने देखा कि कुत्ता है जो उनको शिकार करने में हेल्प कर रहा है, इसके अलावा अन्य जानवरों से भी उनको सुरक्षा कर रहा है। तो धीरे धीरे इस चीज में मनुष्य को इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने देखा कि अपन कई ऐसे जानवर हैं जिनको ट्रांसपोर्ट के लिए काम में ले सकते हैं। उन्होंने देखा कि अपन खेत में इनके द्वारा हल चला सकते हैं, ठीक है, यानी खेती के लिए पर्पज से यूज कर सकते हैं। इसके तरह देखा कि अपन इनका जो दूध है वो अपन खाने के योग्य भी आ सकता है। इसके अलावा उन्होंने देखा कि कई जानवर जिनका जो मांस है, यानी मांस के पर्पज से इन्होंने पालना स्टार्ट किया और धीरे 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 देखते आज ये इतना बड़ा पशुपालन है तो आपके सामने निकल के आता है, ठीक है साथियों। अब बात आती है कि पशुपालन के अंदर आते क्या क्या है। तो पशुपालन के अंदर मैंने कहा कौन आती है, अपनी गाय आ जाती है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, घोड़ा है, ऊंट है, ये सब क्या आ जाते हैं, पशुपालन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो मैंने कहा कि किसी भी तरह इकोनॉमिक पर्पज से मनुष्य द्वारा पशुओं का पालना क्या कहलाता है, पशुपालन, ठीक है साथियों, जिसे अपन क्या कहते हैं, पशुधन कहते हैं, ठीक है साथियों। अब बात आती है कि मैं कुछ पशुओं से रिलेटेड आपको थोड़ी थोड़ी कई चीजें बताऊंगा, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ पशुओं के नाम के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखो मैं आपको कुछ पशुओं के क्या बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं। देखो साथियों, ये जो वेटरनरी साइंस है इसका सबसे, ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं ये सबसे बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर आपके हर जगह काम में आएगा, ठीक है साथियों। मैं आपको कुछ पशुओं का आपसे परिचय करवाने जा रहा हूं, कुछ पशुओं का आपको नाम बताने जा रहा हूं, ठीक है साथियों। उनमें एक साथ हो रहे हैं, वैसे ये इस टॉपिक में है नहीं, लेकिन मैं जब भी आपको कोई पशु बताऊंगा तो उससे रिलेटेड जब भी किसी पशु की बात करेंगे उसके जूलॉजिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे, ठीक है साथियों। साथ ही इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं इससे रिलेटेड बात करेंगे। इससे क्या, हालांकि वो टॉपिक इस टॉपिक की बातें नहीं है जो मैं चीजें बता रहा हूं, लेकिन साथियों जब भी अपन ये चीजें पढ़ेंगे साथ साथ ये चीजें करते चलेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर है और जो ये वैज्ञानिक नाम है साथियों एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, इसलिए जब जब पढ़ेंगे अपन को 3 चीज उस पशु के बारे में पता होनी चाहिए। जब भी कोई पशु आए तो अपने दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए, क्या, उसका वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, ठीक है साथियों। इसके अलावा क्या होना चाहिए आपको, इसमें क्रोमोसोम कितने ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ खास बात क्या है, क्योंकि हर पशु में कुछ ना कुछ खास बात होती है। जैसे अपन बात करते हैं स्यूडो रूमिनेंट, जो ऊंट होता है वो क्या होता है अपना, स्यूडो रूमिनेंट होता है, ठीक है साथियों। कौन रूमिनेंट होता है, कौन रूमिनेंट नहीं होता है, किसमें चेक लिगामेंट होता है, किसमें नहीं होता है, ठीक है साथियों। तो इससे रिलेटेड हर जो पशु होती है उसमें कुछ ना कुछ खास बात होती है। और साथियों जो एलएसए की अपनी जो एग्जाम है, पिछले पेपर है, हमेशा खास बातों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ पशुओं के बारे में, अपन जनरल चर्चाएं कर लेते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पशुओं के या ऐसे लिख लो कुछ पशुओं के वैज्ञानिक, देखो वैज्ञानिक नाम एवं गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है साथियों। आज ये अपनी पहली क्लास है, इसमें अपन बात करेंगे कि कुछ पशुओं के वैज्ञानिक नामों के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, इससे रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है साथियों। अब बात आती है कि सर ये वैज्ञानिक नाम क्या होता है। देखो साथियों वैज्ञानिक नाम होते हैं, ये 2 तरह के नाम होते हैं, एक होते हैं जूलॉजिकल नेम जिन्हें कहते हैं, एक होते हैं बोटनिकल नेम जिन्हें एक बोलते हैं वानस्पतिक नाम, एक को क्या बोलते हैं प्राणी नेम, ठीक है, जूलॉजिकल नेम, ठीक है साथियों। तो अपन जो पशु होते हैं कैसे होते हैं, प्राणी होते हैं, तो इनका कौन सा नाम लिखा जाएगा, जूलॉजिकल नेम, ठीक है। जो पौधे होते हैं उनका कैसा नाम लिखा जाता है, बोटनिकल नेम लिखा जाता है, ठीक है साथियों।
अब बात आती है जो जूलॉजिकल नेम होता है कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं लिखा जाता है, इसका एक मैं जनरल परिचय आपको दे रहा हूं, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है साथियों। तो जो जूलॉजिकल नेम होते हैं उनमें दो चीज होती है, ठीक है। एक पहले इसका लिखा जाता है वंश, पहले इसका लिखते हैं वंश का नाम और बाद में क्या लिखते हैं इसकी जाति, यानी पहले आपको लिखते हैं जीनस और बाद में क्या लिखते हैं इसकी स्पीसीज, ठीक है साथियों। जैसे जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, ठीक है साथियों, होमो सेपियंस। इससे ही अपन देख लेते हैं। ठीक है साथियों, हिंदी में कुछ अलग अलग तरीके से लिखा जाती है ये चीजें, गलत लिख दिया साइड में। ठीक है साथियों, इसका नाम क्या होता है होमो सेपियंस, ठीक है साथियों। अब जो होमो है ये होमो मानव की क्या बताता है, किसको इंडिकेट करता है, वंश को यानी जीनस को, ठीक है साथियों। और जो सेपियंस है ये किसको डिनोट करता है, ये जाति को डिनोट करता है, ठीक है साथियों। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है साथियों, कि पहले किस जो जूलॉजिकल नेम होता है उसमें पहले क्या लिखते हैं अपन, वंश का नाम, किसका नाम लिखते हैं, वंश का, और बाद में क्या लिखते हैं, जाति का नाम। जैसे होमो सेपियंस है वो किसका नाम है, ह्यूमन का, मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो होमो इसकी जो क्या है जाति और सेपियंस इसका क्या है वंश। क्लियर है साथियों। अब अपन कुछ जानवरों का इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले इसके बारे में अपन लिख देते हैं वैज्ञानिक नाम। पहले मैं बात करता हूं वैज्ञानिक नाम की। तो जो वैज्ञानिक नाम होता है उसके दो भाग होंगे, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम के आपके दो भाग देखने को मिलेंगे, क्या क्या वैज्ञानिक नाम में, या फिर ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, वैज्ञानिक नाम के दो भाग कौन कौन से, एक होते हैं जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नाम, और एक होते हैं बॉटनिकल नाम, बॉटनिकल नेम। अब देखो जूलॉजिकल जो नाम है वो किसका लिखा जाता है, वो लिखा जाता है जंतुओं का। किनका लिखा जाता है, जंतु। अब भाई अपन तो पढ़ी किसको रहे हैं, जंतुओं को ही पढ़ रहे हैं, तो जंतुओं का, या ऐसे लिख लो प्राणियों का। किनका, प्राणियों का। और ये किसका लिखा जाता है, बॉटनिकल नेम किनका होता है, पौधों का, ये नाम होता है पौधों का। क्लियर है भाई। अब बात आती है, अपन बात कर रहे हैं जूलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम। देखो नाम दोनों ही तरीके से लिखा जाए, कोई पौधा है, ठीक है, जैसे अपन ने कहा आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, मॉन्जीफेरा इंडिका। तो इसका जो मॉन्जीफेरा है वो क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीसीज। ठीक है साथियों, रूल क्या लगते हैं दोनों जगह सेम ही, लेकिन जो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम होते हैं उन्हें अपन जूलॉजिकल नाम कहते हैं, और जो पौधों के वैज्ञानिक नाम होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, बॉटनिकल नेम कहते हैं। ठीक है साथियों। अब जो ये होता है इसमें पहले क्या आता है वैज्ञानिक नाम में, पहले इसका लिखा जाता है क्या, जीनस यानी वंश, और बाद में क्या लिखा जाता है, जाति। पहले किसका नाम लिखा जाता है, वंश का, और उसके बाद में किसका लिखा जाता है, जाति का। ठीक है साथियों। अब देखो साथियों, अब सबसे पहले जो ये द्विनाम, इसे वैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम भी कहते हैं, द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। ये द्विनाम पद्धति है जो इस तरह से इनका नाम लिखते हैं, ये जो नाम लिखने का सिस्टम है ये किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। तो किसके द्वारा दिया गया, इसे क्या कहते हैं, इसे द्विनाम, द्विनाम पद्धति, पद्धति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। ठीक है साथियों। किसके द्वारा दी गई, तो साथियों इसको आप ऐड कर लीजिए यहां पे। अब जो ये पद्धति है किसके द्वारा दी गई, यह है सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कैरोलस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई। ठीक है साथियों। अब जैसे द्विनाम, कैरोलस लीनियस में भी कितने नाम आ रहे हैं, दो नाम, और द्विनाम पद्धति में कितने, द्वि मतलब दो, दो कौन, कैरोलस और
लीनियस। ठीक है साथियों। अब दूसरी बात ये है कि ये किस में प्रिंट किए जाते हैं, तो ये किस में प्रिंट किए जाते हैं, इटैलिक्स में, इसलिए इनको क्या लिखा जाता है, थोड़ा तिरछा प्रिंट किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये इससे रिलेटेड। अब दूसरी बात ये, यदि हिंदी में, इंग्लिश में यदि आप इनको लिख रहे हो, आपको मैक्सिमम चांस है आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। ठीक है साथियों, और हिंदी में डायरेक्ट जैसे होमो सेपियंस है तो आपको होमो HOMO ऐसे नहीं लिखा मिलेगा, सीधा हिंदी में लिखा मिलेगा। ठीक है साथियों, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी कई बच्चे इसमें होते हैं अपीयर। अब देखो साथियों, इसलिए इसके अंदर जो पहला वर्ड होता है, यानी जो जीनस होता है, उसका जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटल लिखा जाता है, और जो स्पीसीज होती है उसको क्या लिखा जाता है, स्मॉल लिखा जाता है। यानी इसमें क्या लिखा जाता है, वंश का अंग्रेजी प्रथम लेटर कैपिटल, कैपिटल मतलब बड़ा, बड़ा लिखा जाता है। ठीक है साथियों, और जो जाति होती है, जाति का अंग्रेजी प्रथम लेटर, स्मॉल यानी छोटा लिखा, जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया कि जो जूलॉजिकल नेम होते हैं उनमें क्या होती है, मैंने कहा दो चीज देखने को मिलेगी। क्या क्या, पहले इसका लिखेंगे वंश का नाम, फिर क्या लिखेंगे, जाति का नाम। ठीक है साथियों, किसके द्वारा दी गई, ये कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई। ठीक है साथियों, अब जो पहला आपका जीनस है या जो वंश है, वंश में जो आप इंग्लिश में यदि लिखते हो तो जो प्रथम लेटर है वो क्या लिखा जाएगा, बड़ा लिखा जाएगा, और जो स्पीसीज है यानी जाति का जो प्रथम लेटर है वो क्या लिखा जाएगा, छोटा लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, ये हो गई आपकी बेसिक चीजें किससे रिलेटेड, आपकी जो है द्विनाम पद्धति, आपकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है साथियों, अब अपन सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं किसको, गाय को। ठीक है साथियों, कि गाय है, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, इसका अन्य नाम भी होता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा क्या, इसमें क्रोमोसोम नंबर भी कितना होता है, इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल, फिर भैंस के बारे में और कई जानवरों के बारे में अपन बातें करेंगे। अब साथियों जो ये बातें अपन कर रहे हैं, ये मान के चलिए ये जो जानवर है इनका या तो साइंटिफिक नेम, इसे क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम, या फिर क्रोमोसोम नंबर है। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आपकी LSA वैकेंसी में देखने को मिलेगा, या चाहे आप पशु परिचर की भी तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये बेसिक चीजें, सब चीजें हैं। आपको क्रोमोसोम नंबर, आपको उसका साइंटिफिक नेम आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है साथियों, तो अगली अपन बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले गाय के बारे में। ठीक है साथियों, अब अपनी बात आती है किसकी, गाय। ठीक है साथियों, अब जो गाय है, देखिए साथियों, गाय जो भारत के अंदर है वो दो तरह की पाई जाती है। ठीक है साथियों, एक होती है एंडोजीनस और एक होती है एक्सोजीनस। ठीक है साथियों, जिन्हें अपन हिंदी में बोलते हैं एक देसी गाय और एक कौन सी बोलते हैं, विदेशी गाय। यानी एक देसी नस्ल होती है और एक कौन सी होती है, विदेशी नस्ल। आगे अपन डिटेल से बात करेंगे, कुछ देसी नस्लों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, कुछ विदेशी नस्लों के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आज बेसिक बातें कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अब देखो ये दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक होती है देसी नस्ल, इंग्लिश में से बोलते हैं काऊ, या फिर इसे क्या यूज करते हैं इसके लिए, केटल। काऊ छोड़ो आप, इसको केटल के नाम से याद रखना। ठीक है साथियों, इसको बोलते हैं केटल इंग्लिश के अंदर। ठीक है साथियों, तो केटल भी लिखा आ सकता है आपके, जरूरी नहीं गाय लिखा है। ठीक है साथियों, अब जो गाय है, गाय दो प्रकार की, एक होती है देसी नस्ल, एक कौन सी होती है इसकी, विदेशी नस्ल। ठीक है साथियों, इसे बोलते हैं एंडोजीनस, ब्रीड। ठीक है साथियों, और एक कौन सी होती है, एक्सो
जीनस। ठीक है साथियों, तो दो तरह की होती है, एक होती है देसी नस्ल, एक होती है विदेशी नस्ल। अब साथियों आपको ध्यान देने योग्य क्या बात है कि ये जो देसी नस्ल है इसका भी नाम क्या है, अलग। ठीक है साथियों, और ये जो विदेशी नस्ल है इसका भी नाम क्या है, अलग। क्या साइंटिफिक नेम जो है इसका क्या है, अलग अलग। तो साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए, आप ये देखना है कि यदि साइंटिफिक नेम पूछ रहा है वो, यदि वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है तो वो कौन सी का पूछ रहा है, कि देसी का पूछ रहा है कि विदेशी का। ठीक है साथियों, इसके साथ अपन बात करते हैं किसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, 60। कितना होता है, 60। ठीक है साथियों, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 60। ठीक है साथियों, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 60। अब देखो 60 से रिलेटेड एक फैक्ट है, गाय कोई सी भी हो, चाहे गरीब की गाय हो चाहे अमीर की गाय। गरीब की गाय का मतलब होता है बकरी, उसमें भी क्रोमोसोम कितने होंगे, 60। और अपने वाली ये गाय, इसमें भी क्रोमोसोम कितने, 60। तो गाय आते ही चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, क्रोमोसोम कितने होंगे भाई, 60। ठीक है साथियों, तो ये हो गई क्रोमोसोम को लेकर बातें। क्रोमोसोम एक बार आप बाद में लिख लेना नोट्स में, पहले में जो है देसी और विदेशी जो नस्ल है इनके कुछ साइंटिफिक नेम को लेकर मैं आपसे बातें कर लूंगा। ठीक है साथियों, हाँ साथियों, तो अपन बात कर रहे थे एक देसी नस्ल होती है, एक क्या होती है, विदेशी नस्ल। अब जो अपनी देसी नस्ल होती है, देसी नस्ल, कुछ देसी नस्लों के अपन, मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा दूंगा। देसी नस्ल जो होती है, देसी नस्ल इसे बोलते हैं इंडोजिनस। ठीक है साथियों, या इसे बोलते जाता है जेबू केटल के नाम से भी जाना जाता है, या इसे बोल देते हैं जेबू केटल भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बॉस इंडिकस। क्या होता है इसका नाम, बॉस इंडिकस। अब देखो भाई इसको याद कैसे रखना है, देसी नस्ल यानी इंडोजिनस यानी अपने इंडिया की, तो इसका स्पीसीज जो है वो क्या हो जाएगा, इंडिकस, यानी इंडिया की। मतलब किसकी बात हो रही है, देसी नस्ल की बात हो रही है। क्या बोलते हैं इसको, बॉस इंडिकस। बॉस जो है उसका क्या है, जीनस, और जो स्पीसीज है वो क्या है इसकी, इंडिकस। ठीक है साथियों, अगली बात आती है किसकी, विदेशी नस्ल की। विदेशी नस्ल या क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस ब्रीड, विदेशी नस्ल। जो विदेशी नस्ल होती है उसका जो नाम होता है वो क्या होता है, बॉस टोरस। क्या नाम होता है, बॉस टोरस। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या, बॉस टोरस। बॉस जो है इसका क्या है, जीनस, और जो टोरस है वो क्या है इसकी स्पीसीज। ठीक है साथियों, अब बात आती है कि सर जो क्रोमोसोम नंबर है, जो गुणसूत्रों की संख्या है, क्या वो देसी और विदेशी में सेम है। तो साथियों आपको याद रखनी है कि क्रोमोसोम नंबर 60 ही होते हैं किसमें, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो। इसके अलावा गाय कोई सी हो, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो चाहे गरीब की हो, क्रोमोसोम नंबर कितने, 60। गरीब की मतलब बकरी। ठीक है साथियों, तो ये होगी इससे रिलेटेड क्रोमोसोम नंबर की बात। ठीक है साथियों, तो आज के लिए अपन यही अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल से साथियों अलग कई जो अपने पशु है उनके बारे में, जो उनके क्रोमोसोम नंबर है, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या स्पेशल बातें हैं, उन चीज़ों को अपन बात करेंगे। अब देखो साथियों, वेटनरी साइंस जो है वो मेनली बातें करता है कि इतनी जो है ये मसल होती है, इतनी बोन्स होती है। ये एक आइडियल पशु को लेकर बातें करता है, जिसे अपन एनाटॉमी में बात करेंगे। ठीक है साथियों, आइडियल पशु, और जो आइडियल पशु है वो कौन, अपना केटल। ठीक है साथियों, केटल को हमेशा आइडियल मानकर वेटनरी साइंस स्टडी करती है। ठीक है साथियों, अब आपसे मान लिए वो बोलता है, क्योंकि आप देखोगे आगे अपन पढ़ेंगे, जो वर्टिब्री होती है इसका नंबर क्या होता है, डिफरेंट। लेकिन अपन एक स्टैंडर्ड बात करें तो वो केटल को लेकर अपनी स्टैंडर्ड बातें करते हैं। मसल्स जो होती है उसका पैटर्न भी कई जानवरों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है साथियों, पहले मैक्सिमम जो बड़े जानवर जैसे गाय भैंस उनमें सेम होता है, लेकिन कईयों में जैसे इनके सो पोल्ट्री, वहाँ पे आपको मसल्स का पैटर्न भी अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, तो वहाँ पे भी आपको कई कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों वो चीज़ें बात हमेशा किसको लेकर करता है, केटल को स्टैंडर्ड लेकर हमेशा बात करता है।
ठीक है साथियों, तो आज की क्लास इतनी ही अपनी, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। हमेशा आपकी 2 घंटे की आपको क्लास जो है महाराणा प्रताप जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको लाइव देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो मेडिसिन के लिए कल से एक नए सर आ रहे हैं अपने, बहुत अच्छी और शानदार फैकल्टी है, मेडिसिन गाइनो आपके साथ डील करेंगे। इसी के साथ जो अपनी एजीबी है उसके लिए अपन नए टीचर। ठीक है साथियों, तो रोज़ 2 घंटे की क्लास आपकी यहाँ पर रहेगी, 1 घंटे की मेरी रहेगी और 1 घंटे सर की रहेगी। ठीक है साथियों, तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने जो ज़रूरतमंद साथी है उनके साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना, थैंक यू।